तो देखो कल क्या पढ़ाया था हमने आपको, थोड़ा सा रिकैप करो कल वाला, क्योंकि आज इसके क्या होंगे न्यूमेरिकल डिवीजन। तो कल हमने आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताओ जरा। हम्म 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसी कंडक्टर में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई, और वहां से कितना करंट डेंसिटी निकल रहा है जे, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक तो ये बताया गया था ई बाय जे, ये जनरल फॉर्मूला है ना। और एक और बताया गया था, जब हमने ई की वैल्यू को रखा जे की वैल्यू को रखा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था? आर ए बाय एल। ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं सेकंड वाले से। तो रेजिस्टेंस तो समझ में आता है। रेजिस्टेंस मतलब वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो पॉजिटिव एटम से टकराते हैं। पॉजिटिव एटम से टकराने की वजह से वो जो करंट का फ्लो है उनका वो थोड़ा सा कम हो जाता है। करंट के फ्लो को कम होने को ही क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस, है ना। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? तो तुम बताओ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? वो तो बोल दिया ना इन्होंने। समझते हैं क्या हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है? तो डेफिनेशन बता दी कि ई बाय जे का रेशियो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कल बताया था नहीं मैंने? अगर हम इस लेंथ को 1 ले लेते हैं, एरिया को 1 मीटर ले लेते हैं, तो रो किसके बराबर आएगा? आर के। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में लिया गया रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडीशन जैसे आपके पास बहुत बड़ा एक वायर है। क्या है? एक बहुत बड़ा वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन भी बड़ा है। केबल है, मान लो एक केबल है हमारे पास। तो इसका अब रेजिस्टेंस तो समझ में आता है कि इसके अंदर जितनी भी बाधाएं होंगी, मतलब वही करंट के रास्ते में जो एटम कोलिजन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन, वो तो इसका क्या है? रेजिस्टेंस। अब मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है इसका। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जब भी बात होगी, इसका मतलब ये वायर कितना भी बड़ा हो, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है तो एक यूनिट लेंथ का वायर कंसिडर करना पड़ेगा। इसका क्या लेना पड़ेगा? एक यूनिट लेंथ का वायर। मान लो 20 मीटर का वायर है तो 1 मीटर का वायर देखो आप, 1 मीटर का वायर लो, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये भी कितना करो? 1 मीटर स्क्वायर। तब इस छोटे से पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रो बोल रहे हैं। पूरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कैपिटल आर। और उसका 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रो। बात समझ में आ गई? अब ये जो रो है ये मटेरियल का अपना, मतलब मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये उस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। मटेरियल अगर सिल्वर है तो उसमें रो की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा या कम? ज्यादा होगी रो की वैल्यू सिल्वर में, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सिल्वर कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो कैसे पता रेजिस्टेंस कम होगा? क्योंकि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी क्या? कम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने कल बताया था किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। आयरन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए उसमें करंट का फ्लो भी कम होता है। सिल्वर का सबसे कम होता है तो सिल्वर का करंट का फ्लो सबसे ज्यादा होता है। करंट का फ्लो होना और रेजिस्टेंस का होना दोनों अपोजिट हैं। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा, है ना। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई? ये दो फॉर्मूले बताए गए थे। इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड आज हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। लेकिन उससे पहले, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ऐसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या? कंडक्टेंस बताया था। रेजिस्टेंस का उल्टा मैंने बताया था, एक तो होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल बताया था जी। जी क्या होता है? 1/R। रेजिस्टेंस का इनवर्स को ही क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ऐसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? रो। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर उल्टा कर देंगे तो ये बन जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या है सिंबल? सिग्मा। ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। विशिष्ट चालकता, चालकता मतलब चलना, रेजिस्टेंस मतलब रुकना, रुकने का उल्टा क्या हुआ, चलना। बात समझ में आ गई? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। लिखो जरा, हेडिंग डालो, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, या इसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, कंडक्टेंस। चालकता है ना, कंडक्टेंस। देखो डेफिनेशन, विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, देखो सिग्मा है इसका सिंबल, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक। ठीक है, नोट करो, लिख लो। द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, एक छोटा सा रिलेशन भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, 1 या 2 नंबर में। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक, सॉरी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या सिंबल है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल क्या है, सिग्मा। यानी जे और सिग्मा में रिलेशन बताओ, जे और सिग्मा में रिलेशन बताओ। हेडिंग डालो जल्दी, जे और सिग्मा में रिलेशन बताओ। जे है करंट डेंसिटी और सिग्मा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, रिलेशन का मतलब फॉर्मूला बता दो कोई ऐसा जिसमें जे भी आता हो और सिग्मा भी आता हो, है ना। 1 या 2 नंबर में पूछेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, यही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, आप जानते हो रो बराबर क्या होता है, E/J, और सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/रो। ये जो रो की वैल्यू E/J है ना, इसको यहाँ रख दो, इसमें रो की जगह पे, तो क्या आएगा देखो, 1/E/J। ये J कहाँ जाएगा, ऊपर। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा बताओ, J/E। यहाँ से J की वैल्यू क्या आएगी, ये E इंटू में आ जाएगा, तो सिग्मा इंटू, बस ये आंसर। समझ गए भाई, रो बराबर E/J बताया था कल, सिग्मा बराबर 1/रो बताया है अभी। रो की वैल्यू क्या है, E/J। जे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। यहां से जे की वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में आ जाएगी, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। यही क्या है, देखो इसमें कौन कौन आ गया, जे भी आ गया और सिग्मा भी आ गया। तो ये है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नोट करो, जे एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर। जे बार बार बताना पड़ेगा यार, जे एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर। जे करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी स्केलर है, वेक्टर स्केलर। अभी तो स्केलर बोल रहा तू, स्केलर वेक्टर, वेक्टर तुमने पढ़ी थी करंट डेंसिटी जे। हाँ तो स्केलर वेक्टर, वेक्टर तुम बताओ, वेक्टर क्या है,
स्केलर को किसने बोला, क्यों है स्केलर? देखो कई बार बता चुका हूं, जे का क्या फॉर्मूला है, आई अपॉन ए। करंट स्केलर है, एरिया तो वेक्टर है ना। एरिया की डायरेक्शन बताई गई है परपेंडिकुलर, बताइए नहीं बताइए। पहले भी मैंने क्वेश्चन किया था, ये जे स्केलर है वेक्टर है, तब भी समझाई थी ये बात, तो भूला मत करा करो, है ना। तो जे वेक्टर है, ई भी क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, सिग्मा वेक्टर है स्केलर है। सिग्मा, सिग्मा रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस स्केलर होता है, तो सिग्मा भी क्या होगा, स्केलर। अरे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन होती है क्या, रेजिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो सिग्मा भी क्या है, स्केलर। तो अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो किस किस के ऊपर वेक्टर आएगा, जे के और ई के। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा और ई वेक्टर। बताओ लिख सकते हैं नहीं, जो वेक्टर क्वांटिटी है उन्हीं के ऊपर तो वेक्टर लगेगा। ये वेक्टर का साइन है जो हमने एरो बनाया है, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लिखो जल्दी। अब बताना जरा मुझे, देखो नोट कर लिया यहां तक, अब जल्दी बताओ। देखो इधर, ये सिग्मा वायर का क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि रो क्या होता है, कांस्टेंट। कोई वायर है मेरे पास, अगर उसका टेम्परेचर वगैरह हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो रो कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। रो कांस्टेंट तो सिग्मा कांस्टेंट। यानी यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जे प्रोपोर्शनल है किसके, भाई कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वल का साइन किस में बदल जाएगा, प्रोपोर्शनल में, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, जे क्या है, करंट डेंसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से समझना बहुत, और आपको बताना है एक चीज ध्यान से समझ के। मेरे पास कोई वायर है, मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया या सेल से कनेक्ट किया। बैटरी या सेल क्या बनाती है, वायर के अंदर एक क्या प्रोड्यूस कर देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वायर के अंदर, उन पर क्या लगती है, फोर्स, और वो चलने लगते हैं, और फिर बन जाता है करंट। ये तो समझो अब तक, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया, तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बढ़ाऊंगा भैया, तो सेल को बदल दो, हाई वोल्टेज का सेल लगाओ, जितनी ज्यादा वोल्टेज का सेल लगाओगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करंट डेंसिटी मतलब इस क्रॉस सेक्शन से पास करने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, दैट इज करंट बढ़ जाएगा। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो करंट डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका उल्टा करो, इलेक्ट्रिक फील्ड घटाओगे तो करंट डेंसिटी घटेगी। अगर छोटी सी हल्की सी बैटरी लगेगी तो हल्का सा करंट, ज्यादा बड़ी बैटरी तो बड़ा करंट। बात समझ में आती है यहाँ तक? तो ये चीज कहाँ देखी है आपने, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं करंट डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा रहे हैं करंट डेंसिटी घट रही है। ऐसा कहीं और पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर में, किसी चीज के बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा हो और किसी चीज के घटाने पर करंट घट रहा हो। यहाँ करंट डेंसिटी घट बढ़ रही है, वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ था, बताओ कहाँ हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो करंट डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा रहे हैं तो करंट डेंसिटी घट रही है। तो ऐसा कहाँ हुआ है, और सिमिलर केस, बिल्कुल सिमिलर केस आपने पढ़ा है, बताओ। हम्म, कहाँ पे, डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, मतलब क्या बढ़ा रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो मतलब वी बढ़ा रहे हो, वी बढ़ा रहे हो तो जे बढ़ रहा है, जे बढ़ रहा है मतलब आई बढ़ रहा है ना। मतलब ई बढ़ने से वी बढ़ रहा है तो ई बढ़ेगा, जे बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ई बढ़ने पर जे बढ़ेगा, दैट इज वी बढ़ने पर आई बढ़ेगा, और वी घटने पर आई घटेगा। जे प्रोपोर्शनल ई कह दो या वी प्रोपोर्शनल आई कह दो, अलग बातें हैं क्या,
क्या बोला मैंने, जे प्रोपोर्शनल ई कह दो या वी प्रोपोर्शनल आई कह दो, क्या ये दोनों अलग अलग है या सेम ही है? सेम ही है दोनों, दोनों के दोनों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तभी बढ़ेगी ना जब वोल्टेज बढ़ेगा, और करंट डेंसिटी बढ़ने का मतलब करंट बढ़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाता है, ये बात किसने बताई है? ओम के नियम ने। तो ये ओम्स लॉ ही तो है, ये क्या है? ओम्स लॉ ही है, बस इसका जो फॉर्म है वो थोड़ा सा चेंज है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो अब देखो ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ना, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये ओम्स लॉ क्यों है, समझ गए ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने का इनडायरेक्टली मतलब है वोल्टेज बढ़ाना, और करंट डेंसिटी का बढ़ना इनडायरेक्टली मतलब है करंट का बढ़ना। वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रही है, वोल्टेज घटा रहे हो करंट घट रही है, मतलब ओम्स का लॉ है ये। यही तो ओम का नियम है, तो नोट करो, इसके नीचे लाइन लिखो, दिस इज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो आप बुक जो एनसीईआरटी की है, इसमें 3.6 न्यूमेरिकल देखो, 3.6 ऐसा करके दिया होगा, देखो दिया है, दिया है, पढ़ो जरा उसको, पढ़ो। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ। ओम। हम्म। ओम का सिंबल बताया था ना, यही तो होता है। हम्म। हम्म। क्या हो, बहुत लड्डू क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दो दो तीन तीन नंबर में, बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं करना, बस गिवन दैट लिखो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कह रहे हैं 15 मीटर लंबा एक तार है, किस चीज की वैल्यू है? एल है, लेंथ एल है ना? तो देखो गिवन दैट 15 मीटर लंबा तार है, यानी एल बराबर 15 मीटर ऑलरेडी दे रखा है मीटर में, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे बोला है एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, अनुप्रस्थ काट मतलब क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ए कितना है? 6 × 10⁻⁷ मीटर में, पहले से ही कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं? ऐसा एक तार है जिसकी लेंथ इतनी है, क्रॉस सेक्शन इतना है, उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, क्या फ्लो कर रहे हैं? करंट। और उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है कितना? 5 ओम। तो कह रहे हैं बताओ पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एक ही चीज है, मैंने बताया था कल, हेडिंग डलवाई थी तो याद है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं, एक ही चीज है। तो यानी आपसे क्या पूछा है? रो पूछा है, बस बहुत आसान है। वी नो दैट, वी नो दैट, रो का फॉर्मूला लगाओ, आर ए अपॉन एल, आर भी पता है, ए भी पता है, एल भी पता है, वैल्यू रखो, आंसर पता निकालो। रहा होगा तो कोई करेंगे, स्कूल कर लेंगे, है ना? अरे समझ गए क्या आंसर आया बताओ? आर की वैल्यू रख देंगे 5, ए की वैल्यू रख देंगे 6 × 10⁻⁷, एल रख देंगे 15। देखो 15 दूनी 30 होता है, 5 6 30 हो जाएगा, रो इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.16, पढ़ो जरा, 3.16, 16। हाँ पढ़ो जरा, ये क्वेश्चन अच्छा है 16 वाला। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। 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 और ये वैल्यू कुछ दी हुई है ना, रो दिया हुआ है एल का, एल मतलब है यहाँ एल्युमिनियम, और रो का मतलब है क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी एल्युमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में, कॉपर का भी दिया है, सीयू मतलब कॉपर, कॉपर का सिंबल सीयू होता है ना, तो सीयू का भी दिया है। और कह रहे हैं इसका जो घनत्व है ना एल्युमिनियम का, वो भी दिया हुआ है, डेंसिटी, और कॉपर की डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी भी दी है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी दिया है, दोनों का। क्वेश्चन समझिए क्या है, कह रहे हैं दो तार होते हैं, दो तार हैं हमारे पास, मान लो समान लंबाई के हैं, दोनों की लेंथ क्या है आपस में?
सेम है, लेंथ दोनों की सेम है। एक तार एल्युमिनियम का है, एक तार कॉपर का है, बस मटेरियल दोनों का क्या है, चेंज। अब मटेरियल चेंज है, बाकी दोनों में कोई अंतर है नहीं, ठीक है। उसके आगे बोला है इनके प्रतिरोध भी क्या है, समान है। दोनों का रेजिस्टेंस जो है वायर में वो भी क्या है, सेम है। तो कह रहे हैं बताओ दोनों में से कौन हल्का है, दोनों में से कौन हल्का है। हल्के भारी का पता कैसे चलता है, कोई चीज हल्की है या भारी है कैसे पता चलता है, किससे, मास से पता चलता है। किससे, मास से। आप जो वायर दिया गया है उसका मास निकालो, सिल्वर का मास निकाल, सॉरी कॉपर का मास निकाल दो और एल्युमिनियम का मास निकाल दो। मास को कंपेयर कर लेना, देख लेना जिसका मास ज्यादा है वो भारी है, जिसका मास कम है वो हल्का है, जाहिर सी बात है। अब टारगेट ये है कि मास निकालेंगे कैसे, तो जो डेटा दिया गया है उसका यूज करना है। तो देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में आपको, रो एल्युमिनियम मतलब ऐसा करके दिया है, देखो रो, और यहाँ छोटा सा लिखा है एल। तो एल का मतलब सब जानते हैं एल्युमिनियम, और रो का मतलब जानते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये दिया है, कितना है, ये है आपका 2.63 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर सॉरी, ओम मीटर है सेंटीमीटर है, ओम मीटर है, ठीक है, ओम इंटू मीटर। अच्छा रो सी यू का भी दिया हुआ है, कितना है बोल देना जरा, कॉपर का कितना है, रो सी यू 1.72 -8 ओम मीटर है ना। अच्छा ये देखो, इसकी डेंसिटी भी दी हुई है, एल्युमिनियम की डेंसिटी घनत्व, तो डी ए एल कह देता हूं उसको मैं, कितना है, एल्युमिनियम का घनत्व कितना है, 2.7, और कॉपर का भी घनत्व दिया हुआ है, कितना है, 8.9। यही है, हाँ ठीक है यही, बस इतना वो लगाया। कह रहे हैं विच इज लाइट, विच मटेरियल इज लाइट, या विच वायर इज लाइट, लाइट मतलब हल्का, दोनों में कौन हल्का है। दोनों सेम लेंथ के वायर हैं, चलो एक को इधर बना लेते हैं। ये मान लो हमने किसका बना दिया, कॉपर का, ये बना दिया हमने किसका, एल्युमिनियम का। इसकी लेंथ भी एल है, इसकी लेंथ भी एल है, इसका क्रॉस सेक्शन भी ए है, इसका क्रॉस सेक्शन भी, जब लेंथ सेम है तो क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, जाहिर सी बात है, लेंथ पे तो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन। ठीक, बताओ कैसे करेंगे। मैंने हिंट दे दिया आपको कि हल्के भारी का पता किससे चलता है, उसके मास से। आपको दोनों का मास निकालना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि हल्का है या भारी है, कौन सा वायर हल्का कौन सा भारी। ये क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया हो, कहीं ना कहीं तो आया है, बहुत बार आया है डेंसिटी का। डेंसिटी मतलब घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, अरे डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं जानते, मास इंटू वॉल्यूम होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। मास को जब वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाती है उसकी, डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो मास निकालने के लिए देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। अगर मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू क्या, वॉल्यूम, ठीक है। तो चलो पहले मास निकाल देते हैं एल्युमिनियम का, फॉर्मूला मिल गया हमें, जानते हैं, कोई है तो देखो, मास ऑफ एल्युमिनियम निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ एल्युमिनियम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ, एल्युमिनियम की डेंसिटी और एल्युमिनियम का वॉल्यूम। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, डी एल्युमिनियम, डेंसिटी को डी से दिख रहा है ना, इनटू वी एल्युमिनियम, सही है। अब डेंसिटी तो पता है एल्युमिनियम की, देखो कहाँ है, ये है। वॉल्यूम नहीं पता ना, तो वॉल्यूम बताओ कौन सा, ये वाला तार कह दो ये एल्युमिनियम का है, और ये वाला तार कॉपर का है। बताओ एल्युमिनियम का वॉल्यूम बताओ, वायर को देख के कौन बताएगा, वायर को देखो और वॉल्यूम बताओ एल्युमिनियम का कितना होगा।
है? नहीं बता पा रहे वायर देख के? ए एल होगा, बिल्कुल सही, ए एल होगा। मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया था एल वॉल्यूम निकालने का, याद नहीं है आपको? जनरल फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर मैंने कहा था लंबाई गुणा चौड़ाई को हम एरिया भी लिख सकते हैं, और इंटू में एक लंबाई का टर्म रहेगा। तो एरिया देखो ए है, और लेंथ कितनी है एल, तो एरिया की लेंथ से मल्टीप्लाई करके भी तो वॉल्यूम आ जाता है ना, पढ़ाया तो था, है ना? तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी ए एल इंटू, क्या लिखोगे बताओ, ए इंटू क्या, एल, ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, अब ये तो पता है कि ए सेम है, लेकिन ये नहीं पता ना कितना है, बस इतना पता है कि सेम है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना है। तो देखो, ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रो का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल, ये होता है रो का फॉर्मूला। यहां से ए निकालो जरा, कितना होगा, क्या बनेगा, रो एल अपॉन आर इक्वल टू ए। यानी ए का फॉर्मूला आया यहां से, समझ गया ना कैसा आया, एल मल्टीप्लाई में चला गया और आर, देखो एल मल्टीप्लाई में आर डिवाइड में, एरिया का फॉर्मूला आया रो एल अपॉन आर। सही है। अब ये एरिया किसका है, ये वाला एरिया एल्युमिनियम का है ना, ये कौन से वायर का एरिया है, एल्युमिनियम का। तो देखो जरा, मास एल्युमिनियम इज इक्वल टू डेंसिटी एल्युमिनियम इंटू एरिया एल्युमिनियम, ये तो एरिया का जनरल फॉर्मूला है। यहां से अगर एल्युमिनियम की बात हम करेंगे तो लेंथ तो दोनों की सेम है, और रेजिस्टेंस भी दोनों का क्या है, सेम है, क्वेश्चन में बोला है। लेकिन ये जो रो है ये तो एल्युमिनियम का अलग है ना, देखो रो कितना है एल्युमिनियम का, ये है, और कॉपर का रो ये है। तो यहाँ पे रो की जगह क्या आ जाएगा, रो ए एल, मतलब एल्युमिनियम का रो। अरे समझ गए? तो यहाँ ए एल मतलब एल्युमिनियम के एरिया की जगह ये लिख सकते हो, पूरा क्या है बताओ, रो एल्युमिनियम और एल, और डिवाइड में, और एक एल ये भी तो है ना, तो एल और एल, एल स्क्वायर कर दूं, बताओ यहां तक समझ में आया, नहीं आया? सबसे पहले मास का फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एरिया, पहले एल्युमिनियम का मास निकालना है, तो मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, डेंसिटी तो पता है तो इसको तो ऐसे ही रहने दिया हमने, वैल्यू रख देंगे बाद में। आगे हमने क्या करा, वॉल्यूम निकाला एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया एल्युमिनियम का और इंटू लेंथ। अब जो एरिया है एल्युमिनियम का उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दो ए एल अपॉन आर, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है। तो इस एल्युमिनियम के एरिया की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू रख दी, ये रखा है, एल उसमें भी था, एल यहाँ भी है, तो एल स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ गए आप? तो इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज है, सारी की सारी लिख सकते हैं कॉपर के लिए। अगर मैं कहूं कॉपर का मास बताओ, तो तरीका तो यही रहेगा सेम, डेंसिटी कॉपर की, वॉल्यूम कॉपर का, फिर वॉल्यूम लिखेंगे वही एरिया इंटू एल करके, सेम तरीका। बस ए एल की जगह क्या आ जाएगा, सी यू आ जाएगा, है ना? तो डेंसिटी किसकी आ जाएगी, यहाँ एल्युमिनियम की, यहाँ किसकी आ जाएगी, कॉपर की। रो यहाँ एल्युमिनियम का, यहाँ किसका आ जाएगा, कॉपर का। लेंथ तो दोनों की क्या है, सेम। रेजिस्टेंस भी दोनों का क्या है, सेम। तो यहाँ पे ए एल और सी यू लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड। तो देखो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो कराओ जरा डिवाइड। मास ऑफ एल्युमिनियम को मैं डिवाइड कर रहा हूं मास ऑफ कॉपर से, बताओ क्या क्या कट होगा, इनको जब डिवाइड करोगे तो ये तो कट होंगे नहीं, ये दोनों तो कट होंगे नहीं, एल स्क्वायर से और आर से आर, तो क्या फॉर्मूला बचा बताओ, ऊपर क्या आया, अरे है, हाँ, डी, क्या आएगा ऊपर, ए एल इंटू रो ए एल। अब नीचे क्या आएगा, डी सी यू इंटू रो सी। क्या समझ में आया? अब वैल्यू पता है तुम्हें, सारी की सारी पुट कर दो। तो बताओ डी ए एल कितना है, 2.7, रो ए एल कितना है, 2.63 10 की पावर -8, डी सी यू कितना है, 8.9, रो सी यू कितना है, 1.72 10 की पावर -8। सॉल्व करो जरा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, बताओ आंसर क्या है।
कितना आया जल्दी बताओ। MAl डिवाइडेड बाय MCu। तो सॉल्व करोगे तो कितना आया? देखो इससे ही कैंसिल कर दो, पॉइंट रिमूव कर दो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। आया? देखो बहुत टाइम लग रहा है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, घर कर लेना। देखो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.4 समथिंग, 0.42 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो, नीचे की करो, डिवाइड कर दो। ठीक, घर कर लेना अगर नहीं हो रही है यहाँ पर। तो देखो मास ऑफ एल्युमिनियम, अब यहाँ देखो बोर्ड पर, मास ऑफ एल्युमिनियम, इसको इधर ले जाओ जरा। तो ये किसके इक्वल आया देखो, 0.42 मास ऑफ कॉपर। इसको देखो रिजल्ट को और बताओ कौन हल्का है कौन भारी है, किसका मास ज्यादा है। यहां से देख के बताना जरा किसका मास ज्यादा है। कह रहा है मास ऑफ कॉपर, वो सॉरी मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल है 0.42 टाइम्स मास ऑफ कॉपर के। तो कॉपर का मास ज्यादा है एल्युमिनियम का, आंसर आ गया। दोनों का बराबर है। अगर दोनों का बराबर होता तो ये 0.42 क्या कर रहा है यहाँ पे? तो डायरेक्ट लिख देता मैं MAl बराबर MCu। किसका है? एल्युमिनियम का ज्यादा है, ये बता रहे हैं। तुम बताओ। अब आप आंसर देखकर भी नहीं पहचान पा रहे, एल्युमिनियम का ज्यादा है। तुम बताओ। कॉपर का ज्यादा है, तुम बताओ। एल्युमिनियम का ज्यादा है। तो बराबर बता रहे दोनों का है। किसका ज्यादा है? सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ, जिसका आप यूज करते थे 10th में, वही चीज है यहाँ पर। है कितना आया? 39। हाँ वो थोड़ा सा अप्रोक्स कर दिया तुमने, इतना ही आएगा 0.4। फिर कौन किसका मास ज्यादा है आप बताओ, दोनों में किसका मास ज्यादा है? एल्युमिनियम का कॉपर का? एल्युमिनियम का। कुछ सोच समझ के बता रही हो या ऐसे ही तुक्का फिट कर दो कुछ भी? सोचा कुछ समझा, कैसे ज्यादा है बताओ, क्यों ज्यादा है एल्युमिनियम का? क्या बता रही है ये इक्वेशन से, क्या पता चल रहा है हमें बताओ। अब देखना जरा, एल्युमिनियम का जिस जिसने बताया ना वो देखो ध्यान से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू, पॉइंट हटाओगे 42/100 लिख सकता हूँ क्या बताओ? मास ऑफ कॉपर ऐसे कर सकता हूँ इसको, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 100 आ जाएगा। 100 को इधर भेज दो जरा, यानी 100 इंटू मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल है 42 इंटू मास ऑफ कॉपर। जब एल्युमिनियम के मास में हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कॉपर के मास में हम केवल 42 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का मास क्या हो जा रहा है? बराबर। अब किसका मास ज्यादा है, एल्युमिनियम का या कॉपर का? एल्युमिनियम के मास को कॉपर के मास के बराबर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई हो रही है? 100 से। और कॉपर के मास में कितने से हो रही है? 42 से। तो ज्यादा कौन है, कॉपर का या एल्युमिनियम का? इसका, कॉपर का ज्यादा है ना भाई, कॉपर का मास ज्यादा है तभी तो कम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप।
एल्युमिनियम का कम है तो ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई मास ऑफ एल्युमिनियम में करी जा रही है और 42 से मल्टीप्लाई मास ऑफ कॉपर में की जा रही है। इसका मतलब एल्युमिनियम का मास हल्का है और कॉपर का मास ज्यादा है। हल्के वाले में ज्यादा नंबर से इंटू करा रहे हैं, भारी वाले में कम नंबर से इंटू करा रहे हैं, तब दोनों का मास क्या आ रहा है, इक्वल। बात समझ में आ गई? अगर ये ऐसे लिखा होता ना, देखो जरा समझो, ये जो फैक्टर लिखा गया है यहाँ 0.42, ये 1 से छोटा है। अरे इधर समझ लो, इधर ये 0.42 जो लिखा गया है ये 1 से छोटा है। आप तब बता रहे हो ये चीज कि भैया एल्युमिनियम का ज्यादा होगा जब यहाँ पे फैक्टर 1 से बड़ा होगा। जैसे अगर ये मान लो आंसर ऐसे आ जाता कि मास ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 5 टाइम्स मास ऑफ कॉपर, ऐसे आता मान लो, तो अब हम यहाँ कहते हैं कि किसका मास ज्यादा है, एल्युमिनियम का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कॉपर का छोटा है, तभी तो 5 से इंटू करा के एल्युमिनियम के बराबर आया ये इक्वल का साइन तो ये बता रहा है ना। कॉपर का मास कम है, हमने 5 से इंटू कराई, तब वो किसके बराबर हुआ, एल्युमिनियम। तो यहाँ एल्युमिनियम का ज्यादा है, तो ये केस तब होता है जब ये वाला नंबर 1 से क्या हो, बड़ा हो। यहाँ 0.42 1 से क्या है, छोटा है। तो इसको जब ऐसे हमने करा तो हमें असली रिजल्ट पता निकल के आया कि एल्युमिनियम का एक्चुअल में छोटा है यहाँ पे मास, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अरे समझ में आ गई ये बात? तो हम लिखेंगे मास ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन मास ऑफ कॉपर। बता दिया कौन हल्का है कौन भारी है। ठीक है, नोट करो। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, सब ध्यान से सुनो जो ये बोल रहे हैं। हाँ। हम्म। 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 क्यों पसंद किया जाता है? हाँ, तो समझ गए। ये ये जो बोली है लाइन, ये समझाइए कि ऊपर से जाने वाले बिजली के तारों में, यानी केबलों में, एल्युमिनियम के तार क्यों लगाए जाते हैं, कॉपर के क्यों नहीं लगाए जाते? आंसर मिल गया, यहां से नहीं मिला? क्या रीजन है बताओ? क्योंकि एल्युमिनियम का मास क्या होता है, कॉपर से हल्का होता है, रेजिस्टेंस तो लगभग बराबर ही होता है। अब हल्के तार लगाओगे तभी तो रुके रहेंगे। पता चला आपने 2-2 3-3 कुंटल के वायर ही लटका दिए, थोड़ी सी हवा आई तो हवा के प्रेशर से वो टूट टूट के नीचे गिर गए। ग्रेविटी की मदद से, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है ना। जितना ज्यादा मास आप जितनी ज्यादा हाइट पे लगाओगे तो उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो भाई गिरने के टूटने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हल्के तार लगाओ। और हल्का कौन है, एल्युमिनियम, इसलिए एल्युमिनियम के तारों को पसंद किया जाता है। ठीक है, आंसर लिखो इसके नीचे। ऊपर से जाने वाले बिजली के तारों में, ऊपर से जाने वाले बिजली के तारों में एल्युमिनियम को पसंद किया जाता है, एल्युमिनियम को पसंद किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम कॉपर से 0.42 गुना हल्का होता है ना। इतना टाइम्स ये क्या है, लाइट है ना, 0.42 गुना हल्का होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये न्यूमेरिकल अच्छा है, समझ में आया। इससे पहले वाला तो लड्डू था, वैसे आएंगे तो वो तो कर ही देंगे, वो तो समझ लो तुम्हारा लेवल बन ही चुका है वहां तक का। तो अब ऐसे जो न्यूमेरिकल जब आते हैं लॉन्ग में, ये न्यूमेरिकल लॉन्ग में आएगा, आया तो, है ना, 5 नंबर में आएगा। 5 नंबर में ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं जब, ठीक है, जिसमें कई सारी चीजें लग जाए। देखो डेंसिटी भी लग गई ना यहाँ, वॉल्यूम का वो वाला फॉर्मूला लग गया, एरिया इंटू लेंथ वाला जो सब बताया गया था। तो ये सब चीजें लगा के तब ये हुआ है ना, तो ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अब इसके तो चांस है आने के, लेकिन एक न्यूमेरिकल ऐसा करते हैं जो आया है कई बार, है ना, उसको और कर लेते हैं। 2010 में भी आया है, 19 में भी आया है, और भी कभी आया होगा, तो इसमें सन बागी दी नहीं है ना, लेकिन ये आया है, मतलब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन।
एक दो साल का गैप देके ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया भी है। एनसीईआरटी का नियम मैं बोल रहा हूँ, देखो लिखो। देखो एक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर ओम है, कैपिटल आर ओम है। यदि तार को खींचकर यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें, तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें, n गुनी कर दें, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? इस पर डाल देना मोस्ट इंपोर्टेंट। तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? देखो, ए वायर हैज r ohm resistance if it expand sorry हाँ चलो, if it expand n times of its initial length, then what is the resistance of new wire? What is the resistance of new wire? इसमें का क्वेश्चन मैं समझा रहा था कल, याद है? कि दुगुना कर देते हैं तो फिर बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ऐसे कर रहे थे कल। तो कितना कर दिया? n गुना कर दिया। तो मैंने कहा था 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कुछ भी पूछ सकता है। उसने क्या किया, एक वायर है, देखो ऐसे ही बता सकते हो, ऐसे ही 2 लाइन में आंसर आ जाएगा इसका, 2 लाइन में। लेकिन अगर मान लो 3 या 4 नंबर में आएगा, 3 या 4 मार्क्स में आएगा, तो 2 लाइन में नहीं मिलेंगे ना नंबर, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो पहले तो डायरेक्ट मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कल समझ रहे थे हम। फिर हम इसको बड़े तरीके से करके दिखा देंगे कैसे करना, ठीक है? तो देखो, क्वेश्चन में वो लगाया, ये एक वायर है, इसकी लेंथ थी l और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था a। इस समय इसका जो रेजिस्टेंस था वो मान लो कैपिटल R था, सही है? हमने क्या किया, इस वायर को खींचा, खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा वायर, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, छोटा। अगर वायर को आपने दुगना कर दिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। भाई जब इसको खींचोगे तो ये वाली चीज पतली होती जाएगी ना, वायर पतला होता जाएगा ना। तो लेंथ को डबल करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा। लेंथ को ट्रिपल करोगे तो एरिया 1/3 रह जाएगा। लेंथ को 4 टाइम्स करोगे तो एरिया 4 टाइम्स कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो उसने बोला है क्वेश्चन में, लेंथ को हमने n टाइम्स कर दिया, पता ही नहीं कितना करा है, n बोल दिया केवल। यानी अब इसकी जो लेंथ है वो मैंने मान ली कितनी, l डैश। और जो एरिया है वो मैंने, अब एरिया भी तो चेंज हो जाएगा ना, जब लेंथ चेंज हो गई तो इसको मैंने क्या मान लिया, a डैश। और रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस पहले r था, अब क्या मान लिया मैंने, r डैश। तो बताना है ये r डैश कितना होगा, r डैश की वैल्यू बताना। कल जो मेथड बताया गया था उससे उससे करते हैं जरा, फिर हम इसका बड़ा वाला मेथड करेंगे। तो कल मैंने आपको ऐसे बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L अपॉन A के। ऐसे बताया था ना, याद है ना? तो बताओ, अब इस फॉर्मूले को चेंज कराओ जरा। जब हमने लेंथ को कितना कर दिया, देखो n टाइम्स ज्यादा कर दिया। n टाइम्स ज्यादा करने का मतलब, पहले n l थी, बाद में nl कर दिया, n इंटू एल। 2 गुना करने का क्या मतलब है, 2l। 3 गुना मतलब 3l। n गुना मतलब n की जगह क्या आ जाएगा, nl। nl कर दिया। तो अभी मैंने बताया कि अगर लेंथ को दुगुना करोगे तो एरिया आधा हो जाएगा, लेंथ को तिगुना करोगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा। n टाइम कर दोगे अगर लेंथ को, तो एरिया क्या हो जाएगा, बताओ, a अपॉन n हो जाएगा ना। समझ रहे हो ना, ये चीज समझ में आई नहीं आई?
जब लेंथ को हम दुगना करते हैं तो लेंथ तो 12 हो जाती है, एरिया हो जाता है 1 a/2 आधा। जब लेंथ को हम तिगना करते हैं तो ये तो 3l हो जाता है, एरिया हो जाता है a/3। ऐसे जब हमने लेंथ को n टाइम्स करा तो लेंथ तो nl हो गई और एरिया हो गया a डिवाइडेड बाय, समझ गए आप? अब यहां से देखो इस n को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा n² l/a। ये l/a क्या है? पुराना वाला रेजिस्टेंस, यानी कितने गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस? देखो n² गुना हो जाएगा, तो बस इसका आंसर n² ही आएगा। खत्म हो गया। ऐसे करोगे तो खत्म ही हो गया है ना। ऐसे जब करते हैं जब एमसीक्यूज में दिया हो, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिए होते हैं, फिर वहां पर आपको ऐसे मेथड दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरा सजा के लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने किया ना, ऐसे उल्टा सीधा कहीं भी, उसमें n² ऑप्शन होगा, n होगा, n² होगा, n/2 होगा, ऐसे करके ऑप्शन होंगे, n² पे टिक करो, आगे बढ़ो, खत्म। वो तो रफ काम कर रहे हो ना तुम। तो नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, IIT जेईई और नीट में। लेकिन हमें बोर्ड में करना है, तो बोर्ड में ऐसे नहीं चलेगा। खासकर अगर 3 या 4 मार्क में है तो ऐसे नहीं चलेगा। मेथड यही है, बस थोड़ा सा हम इसको थोड़ा बड़ा करके करेंगे, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। आंसर समझ गया, n² आएगा, है ना। चलो देखो n² ही आएगा फिर भी। अब इसको थोड़ा बेस्ट समझो लॉन्ग तरीके से। तो देखो, ये था पहले वायर, ये है बाद में वायर। पहले वायर की लेंथ थी l, एरिया था a, रेजिस्टेंस था r। दूसरे वायर की लेंथ हो गई l डैश, एरिया हो गया a डैश, रेजिस्टेंस हो गया r डैश। r डैश की वैल्यू आपको बतानी, यही तो क्वेश्चन है। बताओ, तार को कितना भी खींच दो, एक्सपेंड कर दो, एक चीज कभी नहीं बदलती। क्या? एरिया बदल गया, लेंथ बदल गई, लेकिन क्या नहीं बदला? वो चीज इसमें भी उतनी है, इसमें भी उतनी है। करंट कहाँ है? बैटरी कहाँ है? बैटरी थोड़ी ना लगाई है तो करंट होगा। करंट तो बदल जाएगा, जब रेजिस्टेंस बदल गया तो करंट भी बदलेगा। क्या? बताओ। इलेक्ट्रॉन? इतना गहराई में मत जाओ, ऊपर ऊपर रहो। तुम तो इलेक्ट्रॉनों में चले गए, इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे। हैं? वॉल्यूम नहीं बदलेगा। जितना जगह ये वायर घेर रहा था उतनी जगह तो ये वाला वायर घेरेगा, ये ज्यादा घेरेगा, उतनी घेरेगा ना। एरिया पतला हो गया ना इसका। वो था तो एरिया मोटा था तो जगह स्पेस जो थी वो ज्यादा था, इसको खींचा तब भी स्पेस उतना ही है। अब लेंथ बढ़ गई, एरिया कम हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, मास भी चेंज नहीं होता है ना। मास भी जितना इसका था उतना ही इसका है, तो हम वॉल्यूम को ले लेते हैं। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा ऊपर वाले का? ऐसे लिख दो, इनिशियल वॉल्यूम, मतलब पहले वाला जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा किसके? फाइनल वॉल्यूम के। इसका भी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, है ना। तो याद है ड्रॉप वाला को जो क्वेश्चन कर रहे थे, ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप, उसमें भी तो यही कॉन्सेप्ट लगता था कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। भूल गए? एरिया इंटू लेंथ, यही तो वॉल्यूम है पहले वाले का। देखो दूसरे वाले का बताओ, ए डैश एल डैश। ठीक है, यहां से ऐसे लिख सकता हूं, A/A डैश बराबर एल डैश अपॉन एल, ऐसे लिख सकता हूं। अरे ए डैश को इसके नीचे ले गया, एल को इसके नीचे ले गया, सही है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। देखो जरा इधर, एल तो चलो एल ही है, पहले जो इसकी लेंथ थी वो तो एल थी, बाद में एल डैश कितना हो गया? एन गुना हो गया ना, एन गुना। तो एल डैश जो है वो एन इंटू एल है। प्रारंभिक जो लंबाई है वो एल है, उसको कितना खींचा आपने? एन गुना। तो एल डैश कितना हो गया? एन इंटू एल। ये दोनों वैल्यू जरा यहाँ रखना क्वेश्चन फर्स्ट में, तो क्या होगा देखो जरा। तो ए अपॉन ए डैश बराबर आ जाएगा, देखो एल डैश की वैल्यू कितनी है? एन एल अपॉन में एल, एल से एल कैंसिल, तो कितना आया? एन। यानी ए ए डैश का हो, ये भी एन है, या ए डैश किसके बराबर है? एल डैश अपॉन एल के। मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? एन आ रही है। ए डैश और एल डैश एल की वैल्यू कितनी है? एन। यहां से बात समझ में आ गई इतनी?
इतना समझ में आ गया। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जनरल क्या जानते हैं, रो और एल अपॉन ए। ये है पहले के लिए। दूसरे वाले के लिए लगाओ, आर डैश बोल रहे हो ना इसका, तो रो एल डैश अपॉन ए डैश। इसको और इसको क्या कर दो आपस में डिवाइड, जैसा भी मास वाला किया था। तो आर अपॉन आर डैश, या ऐसे करो आर डैश अपॉन आर करो। आर डैश निकालना है ना, तो उसको ऊपर रखो। जो निकालना है उसको ऊपर रख सकते हैं। उल्टा भी कर दोगे तब भी गलत नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आर डैश अपॉन आर कर दिया। आर डैश की वैल्यू कितनी है, रो एल डैश अपॉन ए डैश। आर की वैल्यू कितनी है, रो एल अपॉन ए। ठीक है ना, रो से रो कैंसल। बताओ यहां जरा वैल्यू इनकी, इसको कैसे लिख सकते हैं, एल डैश अपॉन ए मल्टीप्लाई ए कहाँ आ जाएगा, ए डैश नहीं है, ए ऊपर आ जाएगा और एल कहाँ आ जाएगा इसके। इसको इसको उल्टा करो जरा, आर डैश अपॉन आर। देखो एल को एल के नीचे भेज दो और ए को ए के नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश। एल डैश अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन ए डैश की वैल्यू कितनी है, यहां भी एन यहां भी एन, तो एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन 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 इंटू एन हो गया ना। एन इंटू एन क्या होगा बताओ, तो आर डैश कितना आ गया, एन स्क्वायर इंटू। क्या यही आंसर तब नहीं आया था जब हमने 3 लाइन में करा था, यही आया था। तो वो तरीका भी सही है ना, लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करके दिखाओगे। ठीक है, नोट कर लो। समझ में ना आया तो पूछ लेना। बस आज के लिए इतने ही न्यूमेरिकल रहने देते हैं। कल हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है।